मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। सम्मुख बैठे एक एक श्रोता तक मेरा प्रणाम पहुंचना चाहिए। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं। मित्रों, पूरनपुर की धरती मेरे लिए विशेष है। यहाँ पर उत्तर पूरब और पश्चिम का मिलन होता है। मैं टकराव भी कह सकता था इस बात को। पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का मिलन होता है। मिलन मैंने इसलिए कहा कि यहाँ के किसी ढाबे पर अगर आपको बाजरे की रोटी मिल जाएगी तो किसी ठेले पर बाटी चोखा भी मिल जाएगा। मैं सभी ने कविताएं पढ़ी, अभी मेरे बाद जिनका क्रम होगा वो भी कविताएं पढ़ेंगे। मैं कुछ कहानियां सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा। मित्रों, सरयू के किनारे से आता हूँ और सरयू के किनारे की छोटी छोटी कहानियां चार चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं, जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। मैं पहली कहानी पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए। पालने में लखन व राम जी। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु राम और लक्ष्मण को पहले दिन गोद से पालने में लिटाया जाता है। उस दिन की घटना आप तक पहुंचाता हूं चार पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी चुप हो गए। आगे क्या होता है मैं एक एक पंक्ति से आप जुड़िएगा, अंत तक आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। सुनिएगा। स्वागत है। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। फिर से जुड़िएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। अद्भुत है आप। मित्रों, एक दूसरी घटना से जोड़ता हूँ, दूसरी कहानी से जोड़ता हूँ, ये भी आपने कभी नहीं सुनी होगी। स्वागत है दादा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। कहानी ये है कि एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसका नाम बताओ। चारों भाइयों ने क्या बताया होगा, मैंने एक एक पंक्ति में एक एक भाई का उत्तर भी लिखा है और एक एक पंक्ति में एक एक भाई का चरित्र भी गाया है। सुनिएगा। स्वागत है। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए, बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के दो आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला। एक घटना से आपको और जोड़ता हूँ। अवध में एक मान्यता है और मान्यता यह है कि जिन 14 वर्षों में अवध की देख रेख भरत ने की थी, उन 14 वर्षों में अयोध्या में न तो कोई जन्म हुआ और न ही कोई मृत्यु हुई। भाई साहब, जन्म को तो रोका जा सकता है और ये माना जा सकता है कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी, पेड़ पौधे संयमी रहे होंगे, पशु पक्षी संयमी रहे होंगे, लेकिन मृत्यु पर किसका वश है। उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई, मैंने एक कारण दिया है। अंतिम पंक्ति में वह कारण है, लेकिन वह कारण जानने के लिए आपको 3 पंक्तियों की यात्रा मेरे साथ करनी पड़ेगी। सुनिएगा। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी। 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी। पूरे देश ने जाना कि प्रभु राम क्या हैं, लेकिन उन 14 वर्षों में हम अवध वालों की स्थिति क्या थी। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं।
राम की निशानी भले रखी है सिंहासनों पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, थोड़ा सा विषय परिवर्तन करता हूँ, और ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। लगभग प्रत्येक मंच पर मैं इनसे ही काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। यह रामलीला का मंच था, इसलिए ये छंद पढ़ने पड़े, पढ़ता हूँ कि शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, और यह मानते हुए कहता हूं कि सम्मुख बैठे एक एक व्यक्ति को रामायण और महाभारत की बेसिक जानकारी है। सुनिएगा, स्वागत है दादा। कि शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। बहुत सुंदर छंद है। शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। लंका में जो बंदी हुई रघुकुल अस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। मानता हूँ कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गाय और गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब आर्त हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा नहीं। मित्रों, एक बहस चली थी अभी कि नए वाले संसद भवन पर बैठे हुए शेर क्या कर रहे हैं। मैंने 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से कभी लिखी थी, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। मित्रों, एक मान्यता है कि जब स्मशान में हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, तो ये माना जाता है कि जब चिता से रंगीन लौ निकलने लगती है, तो लोग कहते हैं कि शव ने आग पकड़ ली है। एक शहीद का शव कैसे जलता है, मैं आपको वहां तक की यात्रा कराता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। कि जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। एक शहीद की चिता से रंग कैसे बाहर आ रहे हैं कि जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। हरा रंग निकला बिखर गई हरियाली, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया। श्वेत रंग निकला प्रतीक जो पवित्रता का, चक्र सीधे स्वर्ग को विमान से चला गया। और फूट फूट रोए हैं अशोक लाट वाले, सिंह सिंह आज एक हिंदुस्तान से चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। ये जो लोग जा रहे हैं, मेरा निवेदन है आप लोग ये तो एक एक करके जाइए, या सामने से मत जाइएगा, पानी पीने भी जा रहे हैं, इसमें थोड़ा व्यवधान पड़ता है और माहौल थोड़ा बिखर गया। एक बार जो लोग उपस्थित है, एक बार दोनों हाथ उठा के इस माहौल को वापस कभी सम्मेलन बनाइए। बहुत शुक्रिया। मित्रों, 8 पंक्तियों की एक कविता और पढ़ूंगा आपके बीच। अभी कोविड के पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले एक अखबार में एक चित्र देखा होगा आपने। अखबार में एक चित्र एक बूढ़ी महिला का छपा हुआ था, उसके नीचे एक सूचना लिखी हुई थी कि यह कंकाल उस महिला का है जिसका बेटा 6 महीनों से परदेश में है और उसने अपनी माँ की कोई खोज खबर नहीं ली है। बहुत मार्मिक कविता है, पूरे मन से सुनिएगा। उस माँ के साथ क्या हुआ होगा, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप तक पहुंचाता हूँ। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा। एक माँ जिसका बेटा 6 महीने से विदेश में है, उसने माँ की कोई खोज खबर नहीं ली है। माँ की यहाँ मृत्यु हो जाती है, माँ का कंकाल बरामद होता है और उस कंकाल के नीचे अखबार में एक हेडलाइन छपती है। तब पढ़ता हूँ कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आँख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से उस माँ ने अंतिम शब्द बेटा कहा होगा और कंकाल का मुंह खुला रह गया। मेरे भाई, एक सूची पढ़ता हूँ लोग कि उस माँ की गृहस्थी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से क्या क्या सामान बरामद होता है, सुनिएगा। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले। बोल रहा हूँ छंद, मैं एक गीत से जोड़ता हूँ, आपको सुनिएगा। स्वागत है। मित्रों, चिट्ठियों का अब जमाना नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे पुराने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने चिट्ठियों से लेकर के और इस मोबाइल तक युग तक की यात्रा की है। आदरणीय अंशुमाली चाचा जी सामने बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपनी अलमारी में कुछ खोज रहे हैं और आपके हाथ कुछ पुरानी चिट्ठियां लग जाती हैं तो आप क्या महसूस करेंगे? सुनिएगा गीत। स्वागत है दादा। कि 4 पुराने खत निकले अलमारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। पहली चिट्ठी पढ़ता हूँ 4 चिट्ठियों में से कि पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था। मेरी पीढ़ी के जितने लोग बैठे हैं सब इस दूसरी वाली पंक्ति को जो अब पढ़ने जा रहा हूँ निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था। कुछ पैसे भेजे थे जिनका 2-2 बार हिसाब लिखा था। कुछ पैसे भेजे थे जिनका 2-2 बार हिसाब लिखा था। खून पसीना टपका किया किनारी से, 4 पुराने खत निकले दूसरी चिट्ठी पढ़ता हूँ। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है, लेकिन उन दिनों चिट्ठियों में फोटोज देखे जाते थे, चित्र देखे जाते थे। जी दादा। कि और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। मेरी कुशल क्षेम को माँ ने राम राम हर सांस जपा था। और माँ को ये पता है कि पिता ने कुछ पैसे भेजे हैं जिनका 2-2 बार हिसाब लिखा है। इसलिए अगली पंक्ति पढ़ता हूँ कि मेरी कुशल क्षेम को माँ ने राम राम हर सांस जपा था। चोरी से कुछ पैसे दिए पिटारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। तीसरी चिट्ठी पढ़ता हूँ कि पत्र तीसरा था भौजी का अक्षर सभी गुलाल मले थे। पत्र तीसरा था भौजी का अक्षर सभी गुलाल मले थे। उस चिट्ठी को ही पढ़ कर होली के सब दिन निकले थे। सारे दोस्त पढ़े थे बारी बारी से, 4 पुराने। अंतिम चिट्ठी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। चिट्ठी वाले जमाने के जो लोग होंगे समझ गए होंगे कि चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। कभी न मिल पाया मैं उस बेचारी से, कभी न मिल पाया मैं उस बेचारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। 2 मिनट में पढ़ जाएगा। टुकड़ों में आंगन है, तहत में पढ़ दीजिए। एक दूसरा गीत पढ़, छोटा सा गीत है, मेरा निवेदन है। और ये एक बंटवारे का घर के भाइयों के बंटवारे पर बहुत छोटा सा गीत है, 1 मिनट में नहीं। जी बिल्कुल पढ़िए दादा। मैं एक गीत और पढ़ देता हूँ। टुकड़ों में आंगन संभवतः मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन दूसरा मुझे याद है, मैं बता दूंगा। चलो पढ़ता हूँ। मित्रों, आप सभी कहीं न कहीं कविता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मंच पर कविता के शीर्ष पुरुष विद्यमान हैं आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी। मैं उनके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ, आपके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा, पानी कौन बनेगा। और कविताएं हथियार नहीं हैं जो इनको इस पाले से उस पाले से उस पाले से इस पाले तक फेंका जाए। कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूकर देखा जाए। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि जिससे फैली आग
उसे मत कविता बोलो, मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। आहा आहा, जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। और जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। नारों को यदि कविता का सम्मान मिलेगा, तो तुलसी कबीर की बानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है। जिस गीत की बात रचित भैया कर रहे थे, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा भूल जाऊंगा तो बता दीजिए। भूमिका इतनी है कि एक घर में बंटवारा हो चुका है, लेकिन बीच की दीवार नहीं उठाई गई है। एक समझौता हो गया है कि न तुम इस पार आओगे और ना छोटा भाई बड़े भाई की ओर जाएगा, ना बड़ा भाई छोटे भाई की ओर जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंटवारे को नहीं मानती हैं। मैंने उन्हीं चीजों को रेखांकित करते हुए ये गीत लिखा है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि टुकड़ों में आंगन है, टुकड़ों में आंगन है, लेकिन पानी बहकर आ जाता है। टुकड़ों में आंगन है, टुकड़ों में आंगन है, लेकिन पानी बहकर आ जाता है। भौजाई के कपड़े अक्सर हवा उड़ा कर ले आती है। आहा आहा, भौजाई के कपड़े अक्सर हवा उड़ा कर ले आती है, और भतीजी खाते खाते जूठन इधर गिरा जाती है। और भतीजी खाते खाते जूठन इधर गिरा जाती है। 1 महीने बाद पिताजी का भी बिस्तर आ जाता है। टुकड़ों में आंगन है, लेकिन पानी बहकर आ जाता है। पानी बहकर आ जाता है। चप्पल कभी, माँ और पिता का बंटवारा है कि माँ 1 महीने इधर रहेगी, पिता 1 महीने उधर रहेगा। सुनिएगा कि चप्पल कभी उधर से मिलती, चप्पल मगर कहाँ जाती है। चप्पल कभी उधर से मिलती, चप्पल मगर कहाँ जाती है। हाँ, आंखें चुगली करती हैं, चुपके चुपके माँ जाती है। हाँ, आंखें चुगली करती हैं, चुपके चुपके माँ जाती है। और उधर का आंगन चप्पल तले चिपक कर आ जाता है। और उधर का आंगन चप्पल तले चिपक कर आ जाता है। टुकड़ों में आंगन है, लेकिन पानी बहकर आ जाता है। अगर इधर से दर्द गया तो पीड़ा सदा उधर से आई। इन चीज़ों को नहीं बांट सकते हम कि अगर इधर से दर्द गया तो पीड़ा सदा उधर से आई। कमरा इधर हंसा तो खिड़की उधर हमेशा ही मुस्काई। आँखों के सवाल का आँखों से ही उत्तर आ जाता है। टुकड़ों में आंगन है, लेकिन पानी बहकर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।